जय हिंद दोस्तों। हर राज्य प्रदेश की एक सांस्कृतिक विरासत होती है जिसकी नींव पर वहाँ का सामाजिक ढांचा खड़ा होता है। मगर आज के हालात यह है कि हमारी इस पौराणिक सांस्कृतिक विरासत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके अदृश्य गुनाहगार कहीं ना कहीं हम भी हैं। वो कुछ कहते नहीं, हम कुछ समझते नहीं, दिखता है मगर हम देखते नहीं, कुछ ना कहकर फना हो गए हैं। हमने कहा हमसे कहते तो हम क्यों देखते नहीं। इस कहानी के माध्यम से मैंने किसी की आहत होती भावनाओं को, छलकते दर्द को बयां करने का प्रयास किया है। हो सकता है इस वीडियो में हमारा थोड़ा सा वक्त जाया हो, लेकिन हमारे थोड़े से वक्त के बदले हम अपनी संस्कृति को बचाने में अगर 1% भी सफल हुए तो हम सभी का यह प्रयास सार्थक होगा। चलो कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है मैदास की टंकार। मैदास अपने सबसे छोटे भाई शिरदास और बड़े बेटे कमलू के साथ आज 5 दिनों के बाद घर वापस लौट रहा था। मैदास की उम्र 62 साल। शिरदास मैदास से महज 1 या 2 साल ही छोटा होगा। कमलू की उम्र 22 वर्ष। दुबला पतला छरहरा नौजवान, शाहरात। चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई थी। खेतों से झुंगुर की आवाज़ें आ रही थी। खेतों के मेड़ों से होते हुए बाप बेटे घर पहुंचने की जल्दी में थे। ढोल नगाड़े बजाने की परंपरा को मैदास आगे बढ़ाया जा रहा था। यह सिलसिला कब से चला आ रहा था यह खुद मैदास भी न जानता था। जैसे किसी का इंतकाल होता, उसका लड़का या भाई ढोल नगाड़े का पट्टा अपने गले में डाल देता। कुछ इसी तरह की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। किसी ने भी अपने इस खानदानी पेशे को छोड़कर कहीं कुछ दूसरा करने की कभी ना सोची। इसी परंपरा को मैदास भी आगे बढ़ाया जा रहा था। मैदास ढोल नगाड़ा बजाने में पारंगत था। दूर दूर तक कोई उसका सानी न था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, मैदास अपने दादाजी का प्रतिबिंब है। वही नाक नक्श, वही कदकाठी, अपने दादाजी की तरह ही ढोल नगाड़ा बजाने में पारंगत। मजाल क्या किसी की जो मुकाबले में थोड़ी देर तक भी मैदास के सामने ठहर सके। मैदास की टंकार सिहरन पैदा कर देती थी, रोमांच भर देती थी। विरोधियों को पस्त करने के लिए मैदास का नाम ही काफ़ी था। यह मुकाबला शादी में देखने लायक होता था। बारात के स्वागत द्वार पर जब वर वधू दोनों पक्ष में ढोल नगाड़े का मुकाबला होता था। ढोल नगाड़े की कुछ सांकेतिक भाषा होती है और उस ढोल नगाड़ा बजाकर एक दूसरे को उसका जवाब दिया जाता है। बहुत देर तक ये प्रतियोगिता वधू के स्वागत द्वार पर चलती और हमेशा की तरह मैदास ही बाजी मार ले जाता। मैदास और मैदास की टंकार क्या कहना, लाजवाब। मैदास का साथ उसका भाई श्रीदास देता और मैदास का लड़का कमलू भी ऑलराउंडर था। कभी ढोल बजा लेता, कभी नगाड़ा, कभी मस्की बाजा। यहाँ मस्की बाजा का जिक्र हुआ है। मस्की बाजा को इंग्लिश में बैक पाइपर कहते हैं। रास्ते पर मैदास और श्रीदास दोनों बातें करते रहे, मगर कमलू खामोश ही रहा। उससे कुछ पूछा जाता तो उसका जवाब भी न देता। कमलू को उखड़ा उखड़ा देख मैदास गुस्से में बोला, क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ कमलू। कमलू कुछ देर खामोश रहा, फिर गुस्से में जवाब दिया, बापू आज के बाद मैं कभी ढोल नहीं बजाऊंगा। मैदास ने हैरत भरी नज़रों से देखकर कमलू से कहा, ऐसी भी क्या आफत आ गई है जो ढोल ना बजाएगा? मैं कल से ही देख रहा हूँ तेरी हरकतों को। जो भी दिल में है साफ साफ क्यों नहीं कहता? श्रीदास, अपने पुरखों का काम धंधा छोड़कर ऐसा कौन सा काम करना चाहता है रे कमलू? कमलू, चाचा मैं कल से कोई दूसरा काम ढूंढ लूँगा, पर मैं ढोल नगाड़ा ना बजाऊंगा। आप और बापू मिलकर पहाड़ की संस्कृति को बचाना। मैदास ने गुस्से में आकर कहा, यह क्या लगा रखा है तूने? पहाड़ की संस्कृति मुझसे ना होगा, साफ साफ क्यों नहीं कहता? कमलू ने खींचते हुए कहा, बापू ढोल पीटते पीटते हथेलियाँ पत्थर जैसी सख्त हो गई है और मस्की बाजा में हवा भरते भरते गाल फूल कर कुप्पा हो गए हैं। 5 दिन हो गए ठाकुर साहब के लड़के के शादी में शरीक हुए। 5 दिन में 500 रुपये भी तीनों के पल्ले ना पड़े। श्रीदास, बेटे कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं। हम तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, सामने वाला न समझे तो क्या कर सकते हैं? कमलू, चाचा मैं यही तो कहना चाहता हूँ। मेहनत आना हम मांगते नहीं और सामने वाले को देने की समझ नहीं। ऐसा कब तक चलेगा?
हमारे कोई रेट फिक्स थोड़े ही है, पीटते रहो ढोल, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मैदास तैश में आकर बोला, मान सम्मान तो मिलता ही है, या क्या कम है? तेरे दादाजी, कमलू गुस्से में बात काटते हुए, बस करो बापू बस करो, जब देखो दादाजी की कहानी सुनाते रहते हो। तेरे दादाजी ने पूरे 1 महीने तक रियासत के राजा बाबू की शादी में ढोल नगाड़े में समा बांधा था, लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। इसके एवज में राजा बाबू ने कौन सी जागीर दादाजी के नाम कर दी? यह मान सम्मान का तमगा गले में लटकाए घूमते रहो, घर में फाकेमारी चल रही है और आप मान सम्मान की बातें करते हो। बाहर बारिश कम और घर के अंदर पानी के पनाले ज़्यादा बहते हैं, सोने के लिए भी जगह मयसर नहीं होती है, जगह तलाशनी पड़ती है। हर वक्त डर लगा रहता है कहीं जिंदा समाधि ना ले ले। मेहदास, 7 गांव में हम ही हैं जो ढोल नगाड़ा बजाते आ रहे हैं, कोई है दूसरा? यह मान सम्मान क्या कम है? देखा नहीं आज ठाकुर साहब अपने लड़के की शादी में हमें कैसे इज्जत दे रहे थे? कमलू खिसते हुए बोला, हाँ हाँ देखा क्यों नहीं, इज्जत तुम्हें दे रहे थे और नोटों के बंडल उन बैंड वालों को टिका रहे थे। मुश्किल से 2 घंटे भी बैंड न बजाया होगा और ले लिए पूरे 50,000 रुपये। हम तो सिर्फ ढोल पीटते रह गए और माल असबाब लेकर वो चंपत हो गए। मैदास, अच्छा तो तू उन बैंड वालों की बराबरी हमसे करेगा? उन्हें कौन पहचानता है? अभी इधर अभी उधर जगह जगह मुंह मारे फिरते हैं। बेटे, हम तो पहाड़ की संस्कृति का हिस्सा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, हम इनके हैं। कमलू कटाक्ष करते हुए बोला, पहाड़ की संस्कृति का हिस्सा? देखा नहीं आपके राम बाबू को, जो पहाड़ की संस्कृति पर बड़े लच्छेदार भाषण देते फिरते हैं। उम्र हो गई है 60 के पार, पर बैंड की धुन पर कैसे जमीन पर लोट लोट कर नागिन डांस दिखा रहे थे और कैसे नोट की गड्डियां उन बैंड वालों पर उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुबेर का खजाना खाली करके ही दम लेंगे और हमें 100 रुपये देने में इनकी नानी मर जाती है। वैसे तो राम बाबू की आंखों में बदली छाई रहती है और पांव से ठीक से चला भी नहीं जाता। उनकी 2-4 हड्डियां चटक जाती तो मन को सुकून मिलता। श्रीदास ने कमलू को समझाते हुए कहा, वे बड़े हैं, ऐसी बातें नहीं करते। कमलू, अपने जब अपनों का साथ छोड़कर दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं ना, तो बड़ा दर्द होता है। हमारी कला को सराहने वाला अब यहाँ है कौन? कला का प्रदर्शन भी वहीं करना चाहिए जहाँ कला के कद्रदान हो। यहाँ तो हमारी कला को लोग खेल समझते हैं। बेटा, श्रीदास बोला, बेटा तेरी बातों में सच्चाई है। ऐसा लगता है हम बंधन में बंधे हैं और सिर्फ परंपरा निभाए जा रहे हैं। अब कोई भी हमारे ढोल नगाड़े की थाप पर नाचना नहीं चाहता। पहले ढोल की थाप और नगाड़े की टंकार पर लोग हमें घेर लेते थे, अब तो दूर भागते हैं। सभी बैंड की धुन पर थिरकना चाहते हैं। नौजवानों को तो छोड़ ही दो, उन्हें क्या कहना, पर उम्र दराज भी अपनी परंपरा को छोड़कर बैंड की धुन पर वाहियात डांस कर रहे हैं। कमलू, चाचा मैं ही बात तो बापू को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शादी में आपने तो देखा है, सारे लोग बैंड की धुन पर थिरक रहे थे। ढोल नगाड़े पर नाचने वालों मुश्किल से गिनती के रहे होंगे 4-5 लोग। घुंडिया रासू लगाने की जिद वही लोग कर रहे थे जिनके घुटनों ने साथ देना छोड़ दिया है। घुंडिया रासों पर नाचना कोई मजाक थोड़ी ही है। ढोल नगाड़े की धीमी थाप पर धीरे धीरे गोल चक्कर लगाने होते हैं, फिर तेज थाप पर नीचे घुटनों के बल बैठकर ढोल नगाड़े की धुन पर धीरे धीरे खड़े होकर लयबद्ध तरीके से नाचना होता है। मैदास दोनों की बातों को चुपचाप सुनकर खामोश था। श्रीदास, ऐसा लगता है वह दिन अब दूर नहीं जब हमारे ढोल नगाड़े हमारे घर के दरवाजे की कुंडी पर टंगे मिलेंगे या किसी संग्रहालय में पड़े मिलेंगे। तू सच कहता है बेटा, बहुत बदलाव आ गया है। पहाड़ों में कोई भी मांगलिक कार्य हमारे बिना अधूरा था, चाहे शादी विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार, देवताओं को नचाना हो, देवी का जागरण, चैत्र मास में सुबह सुबह जाकर सबके घर ढोल बजाना हो, हल्दी हाथ, हमारी भागीदारी के बिना सब अधूरा था। और आज सचमुच हमारे ही लोग हमारी उपेक्षा कर रहे हैं।
हम ये कदापि नहीं चाहते कि तुम बैंड की धुन पर न थिरको। तुम बैंड वालों को हमसे ज़्यादा इज्जत दो, पर उनके सामने हमारी उपेक्षा तो मत करो। कमलू, चाचा देखना, एक दिन ये बैंड वाले पहाड़ों में भी सेंधमारी करेंगे। हमारा अस्तित्व धीरे धीरे यूं ही खत्म हो जाएगा। एक दिन हमारे अपने ही हमारी कब्र खोद देंगे। श्रीदास कमलू की तरफ देखकर, कमलू, मैं इन बैंड वालों को तब मानूंगा जब यह हमारे देवी देवताओं को अपने धुन पर नचा के दिखा दे। हमारे देवी देवता तो हमारे ढोल की थाप और नगाड़े की टंकार पर ही नाचते हैं। हमारे देवी देवताओं को ढोल नगाड़े कितने प्रिय हैं, पर यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, जो ढोल नगाड़े से विमुख हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारी संस्कृति एक दिन खत्म हो जाएगी। कमलू, संस्कृति तो बाद में खत्म होगी चाचा, पहले तो हम ही खत्म हो जाएंगे। श्रीदास, बेटा, हमारा खात्मा भले ही हो जाए, परंतु यहाँ की संस्कृति बची रहनी चाहिए। कमलू, ऐसा लगता है जैसे संस्कृति बचाने का ठेका हम ही लोगों ने ले रखा है। चलते चलते अब तीनों गांवों में पहुंच गए थे। मैदास निरुत्तर था, मौन रहकर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे भी कहीं ना कहीं सच्चाई का आभास हो रहा था। सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता था। घर पहुंचकर उसने सिद्धार्थ और कमलू की तरफ देखकर कहा, अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह 5 बजे ढोल नगाड़ा बजाना, शादी में जाना है, जल्दी उठ जाना। इतना सुनना था कि कमलू आग बबूला हो गया। मैदास की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कमलू बोला, भाड़ में जाए तुम्हारा ढोल नगाड़ा। गले से उतार कर ढोल जमीन पर पटक दिया। मैंने आज कहा, आज के बाद ढोल नगाड़ा नहीं बजाऊंगा तो नहीं बजाऊंगा। जैसे ही कमलू ने ढोल जमीन पर पटका, मैदास ने एक जोरदार चाटा कमलू के गाल पर रसीद कर दिया। अब गुस्से के मारे मैदास थर थर कांप रहा था। गांव के लोग आकर भी बचाव करने लगे। मैदास गुस्से में आकर कमलू की तरफ देखकर बोला, तूने ढोल जमीन पर पटक कर अपने पुरखों का अपमान किया है। अब तो तू क्षमा के काबिल भी नहीं। निकल जा इसी वक्त मेरे घर से। कमलू को लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कमलू न माना और गुस्से में उसी वक्त घर से निकल गया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत चुके थे। मैदास और श्रीदास का ढोल नगाड़ा बजाने का काम जारी था। आज एक बार फिर गांव से देहरादून बारात जा रही थी। देहरादून में बैंड बाजे वाले का इंतजाम था, क्योंकि अब सबको बैंड बाजे के बिना शादी अधूरी सी लगने लगी थी। पहाड़ी कल्चर में बैंड बाजा पूरी तरह शामिल हो चुका था। देहरादून जैसे ही बारात पहुंची, मैदास और श्रीदास ने गाड़ी से उतरकर ढोल नगाड़े के कड़े कसने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था वधू पक्ष में भी ढोल नगाड़े का इंतजाम था। स्वागत द्वार पर जोरदार भिड़ंत होने वाली थी। मुकाबले में हारना मैदास की फितरत में न था। मैदास की उम्र 67 साल हो चुकी थी, पर जज्बा में जवानी कायम थी। चेहरे में झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, परंतु इरादों में कसाव था। बेटे का गम जरूर सालता, पर गम को छुपाना भी जरूरी था। कमलू की फिक्र हमेशा मैदास को सताती रहती। अपने आप को मैदास कमलू का गुनहगार मानने लगा था। सोचता, मेरी वजह से ही कमलू मुझे छोड़कर चला गया। कहाँ होगा, क्या करता होगा, यह सब बातें मैदास के जेल में रह रह कर आती। लेकिन इतनी बात जरूर थी, ढोल नगाड़ा बजाते समय यह सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती थी। उस वक्त ढोल की थाप और नगाड़े की टंकार के सिवा बाकी कुछ भी याद न रहता। जहाँ बारात की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से विवाह का पंडाल 1 किलोमीटर की दूरी पर था। 1 किलोमीटर की दूरी नाच गाकर ही तय करनी थी। यहाँ इस शादी में बैंड वाले वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। बाराती सभी जमा होने लगे। बैंड बाजे वाले भी सज्ज हो गए। फिल्मी धुन पर राग छेड़ने लगे। दूसरी ओर मैदास और सिद्धार्थ ने भी ढोल नगाड़े पर टंकार देनी शुरू कर दी। आज फिर वही नज़ारा था। गिनती के 4 से 5 लोग ही ढोल नगाड़े की ताल पर नाच रहे थे, और ज़्यादातर बाराती बैंड बाजा के फिल्मी गीतों पर थिरक रहे थे। आधा किलोमीटर की दूरी तय हो गई थी। अब पंडाल तक पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर की दूरी और तय करनी बाकी थी। न जाने क्यों आज मैदास को कमलू की याद आ रही थी। कमलू, तू सच्ची कहता था,
बापू, संस्कृति का खात्मा तो होना पक्का समझो, लेकिन उससे पहले ही हमारा खात्मा हो जाएगा। मैदास को अब लगने लगा था हमारे अपने ही लोग हमारी बेइज्जती पर उतर आए। मैदास का थोड़ी देर पहले का जोश अब काफुर होने लगा था। मन अब विचलित हो रहा था। यह सब देखकर मैदास मन ही मन टूट रहा था। ढोल नगाड़ी की ताल बेताल हो रही थी। श्रीदास मैदास की तरफ देख रहा था। वह भी अचंभित था, क्योंकि यह सब जिंदगी में पहली बार जो होने जा रहा था। ढोल की थाप और नगाड़ी की टंकार बेताल हुई जा रही थी। सहसा मैदास चक्कर खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। शादी के रंगीन माहौल में अफरा तफरी मच गई। सब लोग मैदास की तरफ दौड़ पड़े। बैंड की धुन भी रुक गई। माहौल गमगीन हो गया। सभी तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी मैदास को उठाकर अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। इतने में 4-5 बैंड वालों ने आकर मैदास को उठाकर कहीं ले गए। थोड़ी देर बाद फिर से बैंड बजने लगा। सभी लोग पहले की तरह बैंड की धुन पर थिरकने लगे। श्रीदास गले में ढोल नगाड़ा दोनों को गले में लटकाए खामोशी से बारातियों के साथ पंडाल की ओर चलने लगा। आज सबके सामने पहली बार जिंदगी में बेइज्जती होने जा रही थी। जैसे जैसे पंडाल नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे श्रीदास की हालत ऐसे हुए जा रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। श्रीदास मन ही मन अपने भाई के बारे में सोच रहा था। न जाने मेरा भाई किस अवस्था में है, जिंदा है या नहीं। एक तरफ भाई था, दूसरी तरफ सामाजिक रीति रिवाज निभाना भी जरूरी था। मेरा भाई मेरी जगह होता तो ही करता। यहाँ छोड़कर जाना भी ठीक नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा भाई ताउम्र मुझे बाप न करेगा। अब चाहे जो हो, अकेली प्रतिद्वंदी से मुकाबला करूंगा। यह सब सोचते सोचते बारात भी पांडाल के द्वार तक पहुंच चुकी थी। इसी जगह पर जोरदार भिड़ंत होने वाली थी। वधू पक्ष की तरफ से ढोल नगाड़े वाले सज्ज हो गए। लोगों की नज़र में मुकाबला एक तरफाई होने वाला था। श्रीदास ने कंधे से ढोल उतारकर जमीन पर रख दिया और नगाड़े पर टंकार देनी शुरू कर दी। प्रतिद्वंदी के समक्ष श्रीदास की ढोल के बिना लय ताल बिगड़ती जा रही थी। हार तय मानी जा रही थी। अब बैंड वाले भी खामोश होकर खड़े ये सब नज़ारा देख रहे थे। सहसा बैंड वालों में से एक नौजवान आगे बढ़ा। उस नवयुवक ने बैंड वाले की ड्रेस पहने थी। ठंड के कारण चेहरा मफलर से ढका हुआ था। आगे बढ़कर उस युवक ने नीचे रखे ढोल का पट्टा अपने गले में लटका दिया और जोर जोर से ढोल पर थाप देनी शुरू कर दी। श्रीदास को लगा ऊपर वाले ने कोई फरिश्ता भेज दिया है। ढोल नगाड़े के माध्यम से अब एक दूसरे को जवाब दिया जाने लगा। बारात में शामिल सभी लोग इस द्वंद्व को देखकर रोमांचित हो रहे थे। मफलर पहने वह नवयुवक और श्रीदास दोनों कड़कड़ाती ठंड में ढोल नगाड़ा बजाते बजाते पसीने से तरबतर हो गए। दोनों ने आकाश पाताल एक कर दिया। आज श्रीदास ने ठान लिया था कि मैं अपने भाई का मान न झुकने दूंगा। भाई मेरे साथ भले ही ना हो, उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ है। आखिरकार जीत श्रीदास की हुई। जोर जोर से ढोल बजाते हुए उस नवयुवक का मफलर चेहरे से पूरी तरह से हट चुका था। शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही श्रीदास उस युवक की ओर बढ़ा तो देखा यह तो अपना कमलू ही है। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और दोनों फपक फपक कर रोने लगे। सभी उनकी तरफ एक टक लगाए दोनों को देख रहे थे। माहौल काफ़ी गमगीन हो गया। दोनों चाचा भतीजा मिलकर काफ़ी खुश थे। कमलू ने श्रीदास की तरफ देखकर कहा, चाचा आज मेरे गुरु की इज्जत बचाकर मैं धन्य हो गया। आखिर मैंने ही तो उनसे विद्या सीखी थी और इस शहर में अपनी पहचान बनाई है। शादी में जब मैंने आप दोनों को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे आप लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा कहीं बापू फिर से मुझ पर न बरस पड़े। यह जो कमलू ब्रास ब्रांड है यह मेरा ही है। जब बापू नीचे गिरे तो मैं ही उन्हें अस्पताल ले गया। श्रीदास कमलू की उन्नति देखकर फुला नहीं समा रहा था। मन ही मन सोच रहा था बात बात पर उग्र होने वाला कमलू कितना विनम्र हो गया है। कमलू की कार आई। वे दोनों कार में बैठकर अस्पताल की ओर रवाना हुए। अस्पताल पहुंचकर देखा तो मैदास की उंगलियां हरकत करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो
उंगलियां ढोल पर थाप देने के लिए जैसे मचल रही हो। कमलू मनी मन सोच रहा था, बापू अगर मैं शहर में बैंड बजाने ना आता तो आपके अपने ही लोगों ने आपका जिंदगी का बैंड आज बजा दिया होता।